हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग को पढ़ना है बाबू प्रीवियस ईयर पेपर। ये जो पेपर लिया गया है साइंस का होने वाला है और ये कब का है तो 2025 का 2025 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज का जो कोट्स है यानी कि आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है, आज की मेहनत तय करेगी, यानी कि आज की मेहनत तय करेगी कल तुम्हें किस नाम से बुलाओ जाओगे। यानी कि आज आप जिस लेवल का मेहनत करेंगे उसी के नाम से आपको आगे चल कर के बुलाया जाएगा। तो हम कहेंगे ये कि अभी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम में जो टाइम है उसको एकदम लगातार सदुपयोग करिए। मोबाइल से एकदम दूरी बना लीजिए। बस केवल क्लास करने के लिए मोबाइल लीजिए। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स ये सब छोड़ दीजिए अभी बस 60 दिन के लिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है बाबू पहला क्वेश्चन ये है कि एक मिनट, पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। यानी कि प्रश्न फर्स्ट बोल रहा है कि कौन सा ऐसा रक्त है ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है। क्या ए है, बी है, ओ है कि ए बी है। तो कौन सा हो जाएगा बाबू इसका आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहीं पर आप देख लीजिएगा कि मानव शरीर में 4 रक्त ग्रुप होता है। कौन-कौन है, ए, बी, ओ और ए बी होता है। और यूनिवर्सल लेने वाला जो होता है कौन सा ग्रुप होता है, तो आपका ए बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डायलाइजर होता है कि हीमोडायलिसिस कहलाता है कि डायलाइसेट कहलाता है कि सेलोफोन कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, हीमोडायलिसिस होता है। क्या होता है, हीमोडायलिसिस। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा, प्रासरण के द्वारा कि विसरण द्वारा। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू, विसरण के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बबूल के पौधों में मुख्यतः जो उत्सर्जित पदार्थ निकलता है वो क्या होता है। रेनिन होता है, टैनिन होता है कि लेटेक्स होता है कि गोंद हो जाता है। क्या होता है बाबू, तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोंद निकल जाता है। इसके अतिरिक्त आप अगर आम के पौधा भी देखे होंगे तो उसमें से भी जो उसका अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो क्या होता है, गोंद ही होता है। या आमड़ा, आमड़ा का अगर पौधा देखे होंगे तो उसका कहीं से अगर कोई डाली वाली टूटा होता है तो वहां से आपको ये गोंद टपकते हुए नजर आता होगा। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। सेरिबेलम, सेरिब्रम कि मध्य मस्तिष्क की इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि मानव मस्तिष्क में कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। कौन-कौन, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे ये जानना चाहता है कि सबसे बड़ा भाग कौन होता है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सेरिब्रम होता है। क्या होता है बाबू, सेरिब्रम होता है। छठा नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है, अंडाशय से, वृषण से, वृक्क से कि इनमें से कोई नहीं। तो छठा का जो आंसर होगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकती है उसको क्या कहा जाता है। वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन का कार्य रोकता है उसको क्या कहा जाता है। क्या उसको ऑक्सिन कहा जाता है, साइटोकिनिन कहा जाता है कि एथिलीन कहा जाता है। तो 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 7 नंबर का एविसिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एविसिक एसिड।
यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी आपका करेक्ट होने वाला है। 8वां जो क्वेश्चन है, कह रहे कि पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? ज्यांग, पंखुड़ी, पुंकेसर की इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन यही अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुष्प का स्त्री जननांग को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्त्री केसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर शुरू यहाँ से हो रहा है। कह रहे कि टिंचर आयोडीन विलयन बनता है, तो कैसे बनता है? एथिल एल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कि ईथर में? तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। CH3, CH2, CH2OH का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 2 प्रोपेनॉल, प्रेपिनिल एल्कोहल की 1 प्रेपेनॉल की 3 प्रोपेनॉल। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव में पाया जाता है? एथेनॉल, मीथेन, एथेन कि एथाइन? तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो 11 का हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। क्या होगा? एथेनॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल में अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन कि फेनॉल कि टाइलून कि बेंजोइक अम्ल? क्या बनेगा बाबू? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? क्या इथेनॉल कि साबुन कि एथेनोइक अम्ल कि इनमें से सभी? तो आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि एथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह डोबेराइनर का त्रियक नियम है? तो डोबेराइनर के त्रियक नियम कौन सा है? कैल्शियम, क्या सोडियम, पोटेशियम और AS कि इसमें से कौन हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि डोबेराइनर का त्रियक नियम क्या है? कैल्शियम, स्ट्रोडियम और बेरिलियम हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3, O2, O4 कि O5? तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 1, 2, 3 कि इनमें से कोई नहीं? तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 16 का सही आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि तेल लगा के होता है, तेल लगा हुआ कागज होता है कैसा? अपारदर्शक, पारदर्शक, पारभासी कि इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि अगर प्रकाश किसी माध्यम से आर पार अगर दिखाई देता है, एक पार से दूसरे पार चला जाता है, तो उसको क्या कह जाइएगा? पारदर्शक कहा जाता है। और ऐसे वस्तु जिससे हो करके प्रकाश दूसरे तरफ नहीं निकल पाता है, तो उसको अपारदर्शी कहिएगा। और वैसे पदार्थ जिससे आपको दिखाई तो दे लेकिन साफ-साफ नहीं दिखाई देता है, उसको क्या कहा जाता है? तो प्रभासी कहा जाता है। यानी कि तेल से लगा हुआ कागज को एक छोर से दूसरे छोर देखिएगा तो आपको पूरा नहीं दिखाई देगा, यानी कि धूमिल रूप में दिखाई देगा, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रभाषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण पुंज निम्न में से कौन है? अभिसृत प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज कि असंतृप्त प्रकाश पुंज कि इनमें से सभी? तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? समांतर प्रकाश पुंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं छोटा, सीधा एवं आवर्धित कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा एवं छोटा हो जाएगा। क्या होगा? सीधा एवं छोटा होगा। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से दर्पण सूत्र कौन है? ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है।
पिछले क्लास में देखे होंगे तो ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f कि 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v कि 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है कि उल्टा और सीधा दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीधा होता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की कि समतल दर्पण की, अवतल दर्पण की कि इनमें से कोई नहीं? तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अगर यही लेंस रहता है तो लेंस में माइनस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो आप एक फार्मूला पढ़े हैं, r बराबर क्या होता है बाबू? 2f होता है। r बराबर कितना होता है? 2f होता है। और यहाँ पर दिया है कि फोकस दूरी आपको निकालना है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितने दे दिया है? 32 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या को रेडियस कहा जाता है और रेडियस का मान कितना दे दिया है? 32 दे दिया है। आपको निकालना क्या है? f, और f यहाँ से निकल जाएगा। इस 2 से इसको कटाइएगा, कितना बार में कट जाएगा? 16, यानी कि f बराबर कितना हो जाएगा? 16 मीटर। क्या हो जाएगा? सॉरी 16 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 16। तो 16 अगर देखिएगा तो 8 तो होगा नहीं। अब यहाँ पर समस्या ये है कि माइनस और प्लस है, तो चूंकि ये दर्पण की जिक्र कर रहा है तो दर्पण हमेशा उत्तल दर्पण क्या चीज में होता है? प्लस में होता है ना। तो इस वजह से इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लस में 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से आवर्धक शीशे मैग्नीफ्लाइंग ग्लास कौन सा है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस कि इनमें से कोई नहीं? तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या होगा बाबू? उत्तल लेंस हो जाएगा। विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, CaCl2, CaOCl कि CaOCl2? तो 25 का सही आंसर क्या होता है बाबू? CaOCl2 विरंजक चूड़। अब यहाँ पर हमें बताइएगा कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है और साथ में ओजोन का अणु सूत्र क्या होता है? ये दोनों का आंसर कमेंट करके बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल में HCl और HNO3 का अनुपात हमेशा कितना होता है? क्या 2:2 कि 1:2 कि 1:3 कि 3:1? तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमेशा अम्ल में जो HCl और HNO3 का अनुपात होता है हमेशा 3:1 के रूप में होता है। कितना होता है बाबू? तो 3:1 के रूप में विद्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है, PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? सामान्य लवण है कि मिश्रित लवण है कि अम्लीय लवण है कि क्षारीय लवण है? तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह एक प्रकार का ना तो सामान्य लवण है, ना मिश्रित लवण है और ना ही अम्लीय, यह एक क्षारीय लवण है। किस प्रकार का? तो क्षारीय लवण है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? क्या 1:3 कि 3:1 कि 1:2 कि 2:1? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड क्या है? CaO, MgO कि Na2O कि SO2? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि यह सबसे ज्यादा अम्लीय ऑक्साइड क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त किए गए तत्वों में कौन धातु है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो 30 का सही आंसर क्या होगा बाबू? तो ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारा एवं अन्य धातुओं के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? कांसा, सोल्डर, पीतल, अमलगम। तो इसको क्या कहा जाता है बाबू? इसको कहा जाता है अमलगम कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप है? हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट कि इनमें से सभी? तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव कौन सी राशि है? क्या यह अदिश राशि है, सदिश राशि है कि ये भी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो यह विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है बाबू? यह एक अदिश राशि है। अच्छा, यहाँ पर अदिश और सदिश किसको कहा जाता है? तो वैसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो उसको सदिश राशि कहा जाता है। और ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल दिशा की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहा जाता है? अदिश राशि। या कोई एक की आवश्यकता होती है तो उसे अदिश राशि कहिएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। क्या विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर, कि आर्मेचर के घूर्णन पर, कि ये भी दोनों पर, कि इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर भी होता है, आर्मेचर के घूर्णन पर भी। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी के दोनों पर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? लेंज के नियम से, वाम हस्त नियम से, दक्षिण हस्त नियम से, कि ओम के नियम से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? लेंज के नियम से प्रेरित होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? 80 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज कि 50 हर्ट्ज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति जो होती है यह 50 हर्ट्ज के बराबर होती है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध पर क्या असर होता है? क्या वो कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कि कोई परिवर्तित तो नहीं होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि तार से बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? हमेशा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? इसमें से क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों मुक्त होती है, लेकिन ऑक्सीजन क्या होती है? मुक्त नहीं होती है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? H2S, H2 कि CO2 कि CH4 है? तो बायोगैस में मुख्य अवयव कौन सा होता है? मीथेन होता है। और मीथेन का संरचना क्या होता है? CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व, कि एफ ब्लॉक के तत्व? तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो क्या कहलाएंगे? पी ब्लॉक के तत्व। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो किसकी सबसे ज्यादा अधिक होती है बाबू? एल्युमिनियम की, पोटेशियम की, सोडियम की, सिलिकॉन की? तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटेशियम की, सॉरी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, जल, वैद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा कि इनमें से सभी? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रदूषण मुक्त सौर ऊर्जा भी है, जल विद्युत ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, और तो इस वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, फ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ओजोन का जो क्षति है किसके वजह से होता है? तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आहर और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएगा बाबू? आहर यह बिहार की एक जल संचयन प्रणाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन है? मृदा है, जल है, वायु है कि इनमें से सभी है? तो प्राकृतिक संसाधन के रूप में ये सभी हो जाएगा। आपका जल भी हो जाएगा, मृदा भी हो जाएगा, वायु भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? लाख उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग कि इनमें से सभी? तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका भी आंसर डी ही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। तो आयोडीन किससे प्राप्त होता है? चावल से, नमक से, चीनी से कि इनमें से कोई नहीं? चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है, नमक, तो नमक से ही हमको क्या मिलता है? क्लोरीन की आयोडीन की प्राप्ति हो जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है? तो अवशेषी अंग कौन सा होता है? अपेंडिक्स, कोलन, सीकम के रेक्टम? तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? अवशोषी अंग होता है जो आपका अपेंडिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? छोटी होता है, मध्यम होता है कि अधिक लंबाई का होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यह अधिक लंबी होता है। जितना भी शाकाहारी जीव होते हैं उनकी जो ये छोटी आंत होती है काफी लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन भोजन कहलाता है, किसके द्वारा होता है? काइम, चाइल, काइलोक्राइन कि इनमें से कोई नहीं? तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइल। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? स्थानांतरण, विसरण, प्रासरण कि ये भी दोनों? तो 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रासरण के द्वारा ये संभव होता है। किसके द्वारा? प्रासरण के द्वारा होता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? पक्षघात, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कि इनमें से कोई नहीं? तो 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन हो जाता है। क्या होता है बाबू? हाइपरटेंशन। तलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? 2, 6, 8, 10? 54 का सही क्या हो जाएगा बाबू? यह 10 जोड़े रंध्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, तो हृदय में रक्त का प्रवाह किस रूप में होता है? बाएं आलिद से बाएं नीले में कि दाएं आलिद से दाएं नीले में कि दाएं आलिद से बाएं नीले में कि ए और बी दोनों? तो 55 का सही क्या हो जाएगा? ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर है, तो रुधिर क्या है? एक तंत्रिका ऊतक है,
एपिथेलियम ऊतक है कि संयोजी ऊतक है कि एक पेशी है? तो रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है बाबू? यह एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन जो किशोरों में यौन अवस्था के लक्षण को नियंत्रित करता है उसको क्या कहा जाता है? थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन कि इनमें से कोई नहीं? तो 57 का सही क्या हो जाएगा आंसर? तो सही आंसर इसका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन होता है। और थायरॉक्सिन क्या होता है? यह एक तरह का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? प्लास्टूला में होता है, अंग निर्माण में, परिपक्व भ्रूण में कि इनमें से कोई नहीं? तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ब्लास्टूला हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? पार्क है, जल विशाला है कि फुलवारी है कि इनमें से सभी हो जाएगा? तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यानी कि पार्क भी हो जाएगा, जल जीवशाला भी हो जाएगा और फुलवारी हो जाएगा। ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। इंसान अपने इच्छा अनुसार इसका निर्माण कर सकता है इस वजह से। 60 में क्वेश्चन ये है कि कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका पर्यावरण में अपघटन नहीं हो सकता है? क्या है? सूखे पत्ते, भोजन, मृत जीव कि प्लास्टिक? तो आप जानते हैं कि सूखे पत्ते, भोजन और मृत जीव कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या होता है? अपघटित नहीं होता है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही आहार श्रृंखला कौन है? मछली, घास, गाय कि बकरी, घास, हिरन कि घास, हिरन, शेर कि चिड़िया, सांप, घास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घास, घास को खाएगा हिरन और हिरन को खाएगा कौन? शेर। 62 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहे कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहिएगा? गैर जैव निम्नीकरणीय कि अक्रिय कि जैव निम्नीकरणीय कि इनमें से कोई नहीं? तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? शहर से बाहर जला देना, गड्ढे को भरने में उपयोग करना कि कुछ कचरे को पुनः चक्रण द्वारा कि इनमें से सभी? तो 63 का सही आंसर क्या होगा बाबू? तो इनमें से सभी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? फेफड़ों का कैंसर, टीबी कि मुंह का कैंसर कि त्वचा कैंसर? तो पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग हो सकता है? ये त्वचा कैंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकता है? कौन होगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ए बी दोनों की इनमें से कोई नहीं? तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 1, 3, 5, 7? तो श्वेत प्रकाश होता है यह 7 रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुका होता है? तो सबसे कम झुका कौन सा रंग होता है? क्या बैगनी, लाल, नीला, पीला? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग सबसे कम झुका होता है। 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? तो कौन पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? नेत्र लेंस, रेटिना, परितारिका की पक्षामी पेशियां? 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका परितारिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? क्या उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस की अवतल लेंस की इनमें से कोई नहीं? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस। और उत्तल लेंस का इस्तेमाल दीर्घ दृष्टि दोष में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है? तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है बाबू? यानी कि R बराबर क्या होता है? V बटा R बराबर V बटा I, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिरोध ज्ञात करने का। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है? कूलम, जूल, एम्पियर, ओम। 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो ओम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? वाट, घंटा, यूनिट, किवाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाट घंटा हो जाएगा, सॉरी किलोवाट घंटा हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि 72 का क्या, 72 का आंसर जो होगा, सॉरी 72 का आंसर हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है कौन है? चंद्रमा है, सूर्य है कि नाभिकीय संलयन की, इनमें से कोई नहीं। तो 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो कौन सा विधि हो जाएगा? ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा कि सागरीय तापीय ऊर्जा कि इनमें से सभी। तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या होगा बाबू? महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहा जाता है? तो उत्पाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा का उत्पादन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन होता है उसको हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। और वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है तो उसको सॉरी ऊष्मा का अवशोषण होता है उससे ऊष्मा शोषी कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है उसे ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। यानी कि प्रश्न के अनुसार जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें होता है। तो उपचयन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन का वियोजन होता है कि इलेक्ट्रॉन की हानि होती है कि ऑक्सीजन का संकलन होता है कि इनमें से सभी। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है? तो संश्लेषित सूचक कौन है? हल्दी है, लिटमस पत्र है, मेथिल ऑरेंज है कि लाल पत्ता गोभी है। तो संश्लेषित मतलब क्या हो गया? कृत्रिम। तो इसमें से क्या हो जाएगा बाबू? मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो नीला कौन करता है? क्षार करता है कि अम्ल करता है कि लवण करता है कि इनमें से कोई नहीं? तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। और आज का एक HW होमवर्क ये है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पदार्थ जल का विलयन में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? क्या चीज? कौन सा विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और हमारा लक्ष्य है कि इस बार 400 प्लस लाने का एक मूल मंत्र है कि जितना भी विगत 10 वर्षों का प्रश्न पत्र है उसको आप लोग अवश्य ही देख लें एग्जाम जाने से पहले। थैंक यू।